नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हमारी टीम आजकल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में घूम रही है, यहाँ के आदिवासियों से मिल रही है। आप जानते हैं हम आदिवासियों के मिलने के साथ साथ उन लोगों से भी मिलते हैं जो आदिवासी मसलों पर काम करते हैं, उन पर बोलते हैं, उनको समझते हैं, उनसे सरोकार रखते हैं। तो आज बस्तर के जगदलपुर शहर में बस्तर कैफ़े में हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। और वो लोग हैं रानू तिवारी हैं, बस्तर टॉकीज़ चलाते हैं, आप सब लोग इनको देखते ही होंगे। भोलाराम शांडिल्य हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनके अलावा हैं जीत सिंह आर्य जिनके सौजन्य से बहुत अच्छी कॉफ़ी हमने अभी पी है। तो जीत सिंह, अगर आपसे ही मैं शुरू करूं, आप बस्तर के आदिवासियों के साथ काम कर रहे हैं, बस्तर में काम कर रहे हैं, और आप ये मानते हैं कि बस्तर की पहचान एक तरह से गलत संदर्भों में देश के सामने जा रही है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कुछ इलाकों में, यहाँ पर माओवाद कह लीजिए आप उसको, उस सिर्फ वो बस्तर नहीं है। तो आपकी नज़र में बस्तर क्या है? सर, बस्तर हमारे नज़रों में या बस्तर के बहुत सारे लोगों के अवधारणा में बस्तर एक बहुत ही एक नेचुरल प्लेस है। बहुत जंगल है, यहाँ अच्छी आबो हवा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की विरासतें हैं, यहाँ की हेरिटेज है। वो बस्तर हम सोचते हैं कि वो बस्तर हमारा है। और इन सारे विषयों में हर एक चीज़ का पार्ट होता है, उसमें हर एक का एक परसेंटेज होता है। तो जब कभी माओवाद की बात होती है तो माओवाद भी बस्तर का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ बस्तर माओवाद है ऐसा बोलना जो अभी तक का जो प्रचार हुआ है वो नहीं है। बस्तर में लोग हैं, बस्तर में संस्कृति है, बस्तर का कल्चर है, बस्तर में नेचर है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से और बहुत सारे बस्तर वासियों के हिसाब से बस्तर ये है जी। और भोलाराम शांडिल्य जी, आप आदिवासियों में काम करते हैं और ख़ास तौर पर आजीविका के मसले पर काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अपने अनुभव के आधार पर पूछूं, कि जब हम लोग किसी आदिवासी गांव में जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत उत्साह नहीं होता है। अब मैं भी भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं बात करने। पहली नज़र में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अरे कोई बाहर से आया है, वो उत्साह जैसे आपको शहर में या किसी और गांव में दिखाई देता है। आदिवासी थोड़ा सा झिझकता है, थोड़ा खिंचता है पीछे की तरफ। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपको क्या वजह इसकी समझ में आती है, और क्या जब प्रशासन के लोग या कोई गैर सरकारी संगठन काम करने जाता है आदिवासी इलाकों में, उन्हें भी ये फेस करना पड़ता है? सबसे पहले सर तो ये है कि हम अपरिचित व्यक्ति से तुरंत हम मिलते हैं तो उनको जो यहाँ के परिवेश के हिसाब से लोग बाहरी लोगों से उतना मुलाकात नहीं किए हैं, कुछ ग्रामीणों से, शहरी क्षेत्र से, तो अचानक जाते हैं तो ये दोनों के बीच में ना उन लोगों को ना थोड़ा सा अपना सामंजस्य बनाने के लिए अपने आप को समझना पड़ता है कि ये आए किस लिए हैं, ये कौन है, ये क्या बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और जो हम जाते हैं अचानक और अपनी चीज़ों को ही हम बताना शुरू करते हैं, हम उनसे भी कोई चीज़ों को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में उस कारण से लोग ना तुरंत किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको ना उनके साथ मिल के, उनके साथ बैठ के, हम किस चीज़ों के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम ये सारी बिंदु में उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। आज गए, फिर 2-4 दिन के बाद फिर गए, और हम क्या क्या करने के लिए गए हैं उनको विस्तार से अगर बताएंगे और सारी चीज़ें उनको ओपनली हम बात करेंगे तो लोगों के अंदर एक समझ बन जाती है कि ये चीज़ हमारे लिए है और हम इसको लेंगे तो हमारे विकास की और हमारे जो गाँव के लिए काम आएगा, हमारे बच्चे के लिए काम आएगा, ये सोचते हैं। लेकिन उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आपका और उनके बीच का एक ना संबंध या एक मतलब उनको क्या बोलना चाहिए, विश्वास है। तो आपकी बात अगर मैं सही समझाऊं तो 2 चुनौतियां हैं। पहला है उनका भरोसा जीतना, कि आप अगर उनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो आप उनके बीच में काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत सहजता से आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो भी आप उनके बीच में लेके जा रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप हैं कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अगर लेके जा रहे हैं, तो आप उनको बहुत पारदर्शी तरीके से समझाएं कि
आप करना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है उनके पास आने का। रानू जी, आपके पास आऊँगा और आप ये बताइए कि एक पत्रकार के तौर पर आपका क्या अनुभव है, कितना आसान या मुश्किल है एक जनजातीय इलाके से, आदिवासी इलाके से रिपोर्टिंग करना? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं। कई दफ़े कई लोग बोलते हैं कि बस्तर में जो पत्रकार है वो जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करता है, और हो सकता है कि मेरे कई साथी देखें और वो भी मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें। ये भी बोलते हैं कि तुमने जो है गलत तरीके से पेश किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बस्तर में रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है। थोड़ा सा भौगोलिक परिक्षेत्र से अगर आप देखें तो थोड़ी सी चुनौतियां हैं कि आपको जाते जाते कहीं पे पुल नहीं मिले, हो सकता है आपको नदी पार करना हो। जिस तरह से आपने पखानजूर के इलाके में जब रिपोर्टिंग किया तो आपने भी बता रहा, कोटरी नदी पे कोटरी नदी आपने पार किया, और तो ये भौगोलिक चुनौतियाँ जी। और जीत भाई ने एक बात कहा तो मैं सोचा इस बात को थोड़ा सा सुधार दूँ। इन्होंने कहा कि एक हिस्सा है नक्सलवाद। मैं मानता हूँ कि एक अतिक्रमण है नक्सलवाद जी, हिस्सा ना हो कि वो अतिक्रमण है, तो बस्तर का हिस्सा नहीं। वो शायद ये कह रहे हैं कि जब आप एक बस्तर की तस्वीर देखते हैं, लेकिन तो मतलब सच्चाई है कि कुछ इलाकों में लेकिन वो अतिक्रमण मतलब उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है जी, वो यहाँ के हिस्सा नहीं जी। और बस्तर में अगर आप मैं जैसे आपने बताया कि चुनौती क्या होती है जी, अगर आप बहुत साफ स्वच्छ मन से जाएं तो चुनौती कुछ नहीं, बल्कि मुझे लगता है इतनी आसानी आपको कहीं नहीं मिलेगी जितने आदिवासी। हाँ, आप दिल्ली से आए हैं जी, न जाने कितने पैसे अभी आप वापस जाके हिसाब करेंगे आपके खर्च हुए जी। मैं बता रहा हूँ, मैं बस्तर में रिपोर्टिंग करता हूँ, इतने कम पैसों में मैं रिपोर्टिंग करता हूँ कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जी, कि किसी एक परिक्षेत्र तक पहुँचना है और उसके बाद आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ दुकानें होती नहीं कि आप खर्च करें, शॉपिंग मॉल है नहीं कि आप खर्च करें। दूसरी चीज़ कि आदिवासी जो है वो बहुत आसानी से पहचान जाते हैं आपकी मंशा क्या है जी। जब उनको समझ में आता है कि आप वाकई में उनके लिए सच्चे मन से आए हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके रुकने की, खाने की तमाम व्यवस्थाएं, अगर रास्ते में कोई समस्या है तो वो आपको पहले आगाह कर देंगे जी, उस रास्ते पे मत जाइए। जैसे मेरे साथ होता है, मैं बस्तर के उन इलाकों पे जाता हूँ जिन इलाकों पे सरकार कभी नहीं पहुँच पाती। अधिकतर कई रिपोर्टिंग मैंने की है, तो उन इलाकों में खतरे भी कई होते हैं, अनचाहे खतरे जो माओवादियों के द्वारा प्लांट किए जाते हैं, आईडी बम हुआ, स्पाइक होल। तो कुछ ना हो, ये बात तो है कि ग्रामीणों को पता होती है क्योंकि उनको उसी क्षेत्र में रहना, उनकी गलती भी नहीं है। उसको अगर आप तक सूचना देंगे तो मुखबिर का आरोप लगा के उनकी हत्या हो सकती है, तो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन जब उनको ये लगता है कि ये बंदा जो आया है ये वाकई में हमारे लिए आया है, हमारे भले के लिए आया है, तो आपको आगाह भी कर देते हैं, चेतावनी देते हैं, चेतावनी बहुत दूसरे तरीके से आप इशारा कर देते हैं, बता देते हैं। वो इशारा काफ़ी होता है। हाँ, आपका भी अपना एक अनुभव है। अच्छा, मैं आऊँगा आपके पास फिर से, इस पर आराम से तसल्ली से बात करेंगे। जीत, ये बताइए कि जो ट्राइबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है जी, 2 तरह की राय है। एक तो सिंपल राय है कि ये बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा, आदिवासियों के बारे में देश के लोग जानेंगे और आदिवासी देश के बारे में जानेंगे, कुछ इनकम भी होगी, एक समझ ये है। दूसरी समझ ये है कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो उनकी शुद्धता है, पवित्रता है, वो दूषित हो जाएगी। वो जो अतिक्रमण शब्द इस्तेमाल किया रानू ने, अगर उनसे उधार लूँ तो एक तरह का अतिक्रमण के तौर पे बहुत सारे लोग देखते हैं। आपकी क्या समझ है, आपका क्या अनुभव है? पहले तो सर ये एक छोटा सा एक फाइन लाइन है इन दोनों चीज़ों में कि ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। ये शायद टूरिज्म से भी हो रहा होगा या डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ों से हो रहा होगा, वो हमें पता नहीं है। एक थिन लाइन है सर ये। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसको एज ए टूरिज्म ना देखा जाए, एज ए इसको लर्निंग एक्सपीरियंस देखा जाए। जब भी हम लोग बातचीत करते हैं कि ट्राइबल टूरिज्म यानी आदिवासियों को प्रदर्शित किया जा रहा है, एज ए प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, तो वो अवधारणा बदलने की कोशिश होनी चाहिए। और उसमें जो भोला ने बात बोली कि हम कभी भी हम ऐसे होके जाते कि हमको ज़्यादा पता है, लेकिन कभी हम लोग ने उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये दायरा, ये फाइन लाइन को थोड़ा सा और ट्यूनिंग किया जाए तो उस हिसाब से समझा जा सकता है। जब हम लोग लेने की मंशा से जाएं उनके पास कि हम उनसे सीखेंगे,
सरलता सीखेंगे, उनके मिनिमलिज्म को सीखेंगे, उनकी परंपराओं में जो साइंस छुपा है उसको सीखेंगे, उनके फूड कल्चर में जो किस तरीके से वो सीजनल वेरिएशंस के वजह से उनकी फूड की परंपराओं में चीज़ें हैं, वो जब सीखेंगे और जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ये एक टूरिज़्म का या एक जनजाति की समझ का कुछ फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो लेंगे और कुछ ना कुछ ये लेंगे, लेकिन जब टेबल टर्न हो जाए, कि जब आप सीखने की मनसा हो जाएगी और जब उनको पता चलेगा कि ये साइंटिफिक चीज़ें ये दोना पत्तल में खा रहे हैं, इसको आजकल के विषयों में सस्टेनेबिलिटी की बात जो वो जी, लोग कहते बिल्कुल। हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी तो सदियों से चल रही है हाँ, और ये ऑर्गेनिक फूड तो सदियों से चल रहा है। तो ये सारी जब चीज़ें टर्न हो के कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम करे और उनको ये बताने, टूरिस्ट को जब बताने लगे कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ें हैं और इसको अगर समझ करके लेके जाओगे, तब मुझे लगता है कि ये फाइन लाइन जो है, जी ये जो दूषित होने की संभावनाएं कम होने लग जाएंगी, जी। क्योंकि तब वो लेने की मंशा से जाएंगे, देने की मंशा से। भोलाराम शांडिल्य जी, जो जीत कह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप उस इलाके में काम करते हैं, या आपको भी लगता है कि नहीं नहीं यार, उनको उनकी दुनिया में रहने दो, उनको मत छेड़िए, आप अपनी दुनिया में रहिए, है ना? अलग अलग दुनियाएं हैं दो। नहीं, दुनिया जैसे हम एक दूसरे के साथ जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक हम आगे की जो अभी जो बदलती दुनिया के साथ हम जब जुड़ेंगे, नई नई चीज़ों के साथ सीखेंगे, तो हम अपने जो कल्चर को भी उसमें जोड़ते हुए और सारी चीज़ों के साथ हम आगे अच्छा कर सकते हैं सारी चीज़ें। और एक अपने उसी धारणाओं के साथ अगर हम रहेंगे तो हम कब आगे बढ़ेंगे। जी। तो और टूरिज्म में आपको लगता है कि जो, जैसे हम लोग कल एक गांव में गए थे, गुड़िया पदर शायद गांव का नाम था, तो वहाँ के कुछ नौजवानों से हमारी मुलाकात हुई जो होम स्टे करा रहे हैं, उनको उससे इनकम भी हो रही है और बहुत उत्साहित हैं वो। मतलब वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं। वो कह रहे थे मुझे कि अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो हमारे भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, हम कैसे नदी से मछली पकड़ते हैं, कैसे जंगल से फ्रूट्स वगैरह जमा करते हैं। तो ये आपको लगता है कि एक संभावना है जिसमें आदिवासी नौजवानों को रोज़गार, जीविका का एक अवसर मिल सकता है? नहीं, अभी तो अपने जितने भी टूरिज्म प्लेस है, जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है, जीत भैया के नेतृत्व में अभी यहाँ जितने भी आप चाहे मिचनार का हो, चाहे चित्रधारा हो, चाहे चित्रकूट, या सभी जगह जो उन्हीं के युवाओं का एक संगठित करते हुए उन लोगों को एक रोजगार भी मिल रही है और उस जगह को संरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बना के रखने के लिए लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, वहीं के समुदाय के, वही ट्राइबल के व्यक्ति। और जो कचरा मुक्त या जो अन्य चीज़ें, जैसे बाहर से कोई पानी बॉटल ले जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें फेंकते हैं, तो उसके प्रति हम पहले उनको सचेत करते हैं कि आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। और उसके बीच बीच में ना यहाँ ड्राइव भी चलाते हैं कि स्वच्छता की, जैसे बीच में कही है, तो दूषित ना हो, जो और बरकरार रहे। और जो उसको क्षति पहुँचाने के लिए लोग हैं, तो उस चीज़ों से बचाने के लिए जो युवा ग्रुप को संगठित करते हुए सारी चीज़ में लगे हैं, इससे निश्चित ही अपना चीज़ और अच्छा बेहतर रहेगा और उसमें और से नए नए बीज और नए नए चीज़ों का और संरक्षित मिल रहा है, ताकि लोग वो आसपास में रहते हैं तो वहाँ ना कोई काटना या कोई अलग अलग टाइप का जो क्षति होती है पेड़ पौधा से लेके सारी चीज़ें, तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, बल्कि और अच्छा ये होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कल्चर डेवलप अगर आप पहले से कर दें कि ऐसे प्लास्टिक की बोतल ना फेंकें, वहाँ कचरा ना फैलाएं, अगर वो उस तरह की कल्चर तैयार कर दें, तो जो टूरिस्ट जा रहा है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और वहाँ पर वो गंदगी या प्रदूषण नहीं फैलेगा। रानू जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मेरा जो थोड़ा सा अनुभव है आदिवासी भारत में, कि विविधताओं से भरा हुआ, संभावनाओं से भरा हुआ आदिवासी भारत है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो जीत कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं जो देखी जानी चाहिए। जीत देख रहे हैं उनको, लेकिन आप एक पत्रकार की नज़र से जब जाते हैं आदिवासी भारत में, ख़ासतौर पर बस्तर के आपका जो कर्म क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत हैं। कई तरह की, जैसे आपने खुद अपनी बात कहते हुए बताया कि जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती है, कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं, बस्तर के हैं, और वो माओवादी इलाके नहीं हैं सिर्फ, कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है ना, जहाँ अभी भी
जो उनके ओझा हैं, जो दुनिया है। हाँ। गुनिया हैं, उन पर निर्भर करते हैं। उस लिहाज से जब आप जाते हैं तो किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, क्या खामियां आप पाते हैं और क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है? देखिए, चुनौतियाँ मतलब सरकार के लिए पूछ रहे हैं। उस इलाके में मान लीजिए हेल्थ को ही ले लें आप, या एजुकेशन को ले लें। अगर पुल नहीं होगा तो डॉक्टर या टीचर कैसे जाएगा? अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है तो इमरजेंसी में किसी की जान कैसे बचाएगा? तो और इस तरह की खबरें आती हैं लगातार, आप ही लोग देते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, कई बार निकल कर आते हैं कि खटिया में लेकर जाया जा रहा है मरीज को और नदी पार करवाया जा रहा है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है। तो ये सारी चुनौतियाँ तो हैं। हाँ। कि सड़क ना हो पाने की वजह से कैसे पहुँचेंगे सारी सुविधाएं, सरकार की योजनाएं कैसे पहुँचेंगे। मैंने एक लंबे समय से जो लगातार मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा जो मेरे को समझ में आया। कई दफे सरकार कौन है? एक गांव का सचिव भी सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जी, उस गांव का सचिव भी सरकार है वहाँ की वही सरकार। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने देखा है कि कई दफे ये जो छोटी सरकार है, जैसे गांव का सचिव हमारे लिए छोटा आदमी है, हाँ। लेकिन वहाँ की वही सरकार है। जी। ये सरकार नहीं चाहती कई बार। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि कई दफे मुझसे सवाल पूछा जाता है कि क्या नक्सलवाद समाप्त हो सकता है बस्तर? तो मैं बोलता हूँ कि चाहता कौन है? हाँ। पुलिस का वो आखिरी सिपाही जो नक्सली की पहली गोली खाता है, उसके अलावा कोई नहीं चाहता कि नक्सलवाद समाप्त हो। ठीक है, और नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा तो सड़क बनेगी नहीं। दूसरी चीज कि हर कोई बोलता है कि आदिवासियों का भरोसा जीतना। जी। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आदिवासियों का भरोसा जीतने की जरूरत नहीं। आदिवासियों के भरोसे पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। हाँ, वो मतलब आप दूसरी तरह से नहीं, बात वही है। नहीं, बात वही नहीं, मेरे लिहाज से मैं तो कम समझ रखता हूँ और जो मुझे समझ में आया मैं वो आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक होता है आदिवासियों को का भरोसा जीतना, हाँ, कि वो आप पे भरोसा कर सके। मतलब जीत ने मुझे कॉल किया कि भैया आप यहाँ बस्तर कैफे आइए, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। हाँ। मैं आ गया कॉफी पीने। हाँ। जीत ने मेरा भरोसा जीता, मुझे आपको पता था कि ये कॉफी मिल जाएगी ना। हाँ। मैं इनके भरोसे पे आ गया ना, जब यहाँ आऊंगा तो मुझे कॉफी मिलेगी। अगर मुझे यहाँ कॉफी नहीं मिलती तो जीत मेरे भरोसे पे खरा नहीं उतरता। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जीत ने मुझे कॉफी ऑफर किया और लाके दिया, तो जीत मेरे भरोसे पे खरा उतरा। तो सरकार को आदिवासियों के भरोसे पे खरा उतरना पड़ेगा कि हम आपका विकास चाहते हैं। नहीं, मैं ये माफ कीजिए, मैं टोक रहा हूँ आपको। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस की हैं कि एक गांव है, जैसे कल का गुड़िया पदर का ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, बिल्कुल ताज़ा, काफ़ी आगे तक पक्की सड़क जाती है, लेकिन गांव तक आपको फिर भी पैदल जाना पड़ता है। आपको मज़ा आता है, थोड़ा सा एडवेंचर भी लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार को लेके जाऊँ तो शायद उन्हें बहुत अच्छा लगे, है ना, एक तरह से उनके लिए ट्रैकिंग हो रहा है, ट्रैकिंग वाला माहौल आ जाता है। लेकिन उस गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारपाई पर ही लाना पड़ेगा पक्की सड़क। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सरकार सड़क नहीं बनाना चाहती, लेकिन सरकार के ही विभाग, वन विभाग, फॉरेस्ट, क्योंकि वहीं पास में नेशनल पार्क है, कंगन वैली नेशनल पार्क लगा हुआ है। तो ये क्या आपको लगता है कि बस्तर जैसी जगहों पे कम से कम या सारे आदिवासी इलाकों में इस तरह के कोऑर्डिनेशन बन सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, इसको नहीं तोड़ पाए हैं और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं आदिवासी इलाकों में? बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। वही मैंने कहा ना कि सरकार चाहती नहीं। जी। तो उसी बात पे मैं आ रहा था कि सरकार चाहती नहीं है कि ये सारी चीज़ें करे। और जिस तरह से आपने बताया कि अब वो फॉरेस्ट का लैंड है, हाँ, सड़क नहीं बन सकती। जी, ठीक है। आप अगर बस्तर के आंकड़े निकाल लें तो इतने फॉरेस्ट जो वन विभाग की जमीन पर सीआरपीएफ के कैंप स्टेब्लिश है, एक पेड़ काटने पर आपको अनुमति लेते लेते चप्पल घिसना पड़ जाएगा। और कितने पेड़ सीआरपीएफ कैंप लगाने के लिए काटे गए हैं वन विभाग के पास आंकड़े ही जी। मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। सीआरपीएफ के कैंप लगाने के लिए आपके पास सारी चीजें, आप सारे नियमों को ताक पे रखे या स्थगित करके कर लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक छोटी सी सड़क बन जाएगी जिससे गाँव वाला उसको खटिया पे रख के मरीज को नहीं लाना पड़ेगा, तो वहाँ किसी की इच्छा शक्ति नहीं जी, वहाँ सड़क बना। जी जीत, मैं इसी पे आपसे बात करना चाहूँगा कि मान लीजिए
मैं दिल्ली से कहता हूँ कि हम 20 लोग मिलके, 20 दोस्त मिलके बस्तर के कुछ आदिवासी गांवों में टूरिस्ट की तरह जाना चाहते हैं जी। और मैं आपको अप्रोच करता हूँ, तो जाहिर है कि हम लोग उनका जो नेचुरल परिवेश है उसको देखना चाहेंगे जी। पहाड़ पे जाना चाहेंगे, नदी देखना चाहेंगे, उनके साथ खाना भी खाना चाहेंगे, रहना भी चाहेंगे। अगर हम उनके साथ रहना चाहेंगे तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बातें ठीक है कि आप उनके कच्चे घर में रहेंगे, पत्तल दोने में खाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं आप, मसलन शौचालय, हाइजीन की जो बात है, वो एक टूरिस्ट आदिवासी को देखने आ रहा है, उसकी ज़िंदगी को देखने आ रहा है, ऑब्जर्व करने आ रहा है, उनके बारे में सीखने आ रहा है, लेकिन वो न्यूनतम सुविधाएं चाहता है। जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक तो ये कितनी बड़ी चुनौती है जो मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, और दूसरा जब आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास समझाने के लिए, कितना आसान या मुश्किल होता है सर? ये कितना ज़रूरी है, पहले तो मेरी बात से कितना एग्री करते हैं आप? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेयर मिनिमम चीज़ें जो है जी, जो आजकल के ज़रूरत और हाइजीन के लिए है, जो शौचालय जी, तो वो तो होना ही चाहिए। और कल्चर में देखा जाए तो उतनी ज़्यादा कल्चर में देखा जाए तो उतनी ज़्यादा ये कल्चर में है नहीं कि शौचालय का उपयोग यहाँ पे ज़्यादा हुआ नहीं है जी, लेकिन अभी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग विलिंग है कि उनके घर में लोग रुकें, आएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं कि जहाँ पे कोई इनकम नहीं था, वहाँ पे एक इनकम का सोर्स सिर्फ वो आप अपनी परंपराओं को दिखा के, परंपराओं को जब आप दिखाते हैं तो आपको प्राइड आता है जी, और वो प्राइड से आप उस चीज़ को बचाने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। हाँ, तो होम एनकरेजमेंट मिलता है। यस, और होम स्टे का ऐसा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे चालू हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि होम स्टे तो बहुत पहले से चलता था। जब हमने पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन से, शकील भाई, हम लोग सब लोग मिलके जब गए तो उन्होंने भी वो बात समझी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही जनरेट नहीं हो सकता और सरकार की भी यही मंशा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और माइग्रेशन ज़्यादा ना हो। तो माइग्रेशन ना होने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पे जनरेट करना होगा और ये तो कुछ भी नहीं है। यानी कोई आ रहे हैं जो कि आपकी परंपराओं को देख रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, आपसे 4 चीज़ें सीख के जा रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम जो चीज़ें चाहिए, जो मिनिमम चीज़ें चाहिए, विच इज़ टॉयलेट, हाँ, और एक खाट जिसमें वो आराम से बैठ सकें, सो सकें। तो उसमें सरकार के पास जो पहले जो फंड्स होते थे, जो माइनिंग फंड्स होती हैं, जो बहुत ही अवेलेबल होती है, उन फंड से कुछ ना कुछ वो सैंक्शंस करते हैं जो कि वो एक हितग्राही को देते हैं जिससे टॉयलेट्स बन जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच आप नोटिस कर रहे हैं। और अगर आदिवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं जी कि जब आप उनको समझाते हैं कि मुंबई से कोई टूरिस्ट आएगा, विशाखापट्टनम से, हैदराबाद से, दिल्ली से कोई टूरिस्ट आएगा या रायपुर से आएगा जी या जगदलपुर से भी आएगा जी, तो उसके लिए आपको टॉयलेट बनाना पड़ेगा जी, कितने फोर्थ कमिंग होते हैं, कितने इस बात को स्वीकार करते हैं आसानी से? जी यानी अगर ये जब हमने काम स्टार्ट किया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि समझाना कि टूरिज्म क्या होता है। पहली बात जब हम लोग इंटीरियर्स में काम करना स्टार्ट किए थे कि पर्यटन क्या होता है, और जो बोल रहे भी थे कि जो ट्रस्ट गेन करना, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि लोग आएंगे, रुकेंगे क्यों, बिल्कुल ठीक बात, क्यों रुकना चाहते हैं, क्यों एक पत्ते में खाना चाहते हैं। हाँ। जो क्वेश्चंस रहते थे वो क्वेश्चंस का सलूशन आपकी मौखिक तौर से तो हो ही नहीं सकती। जब ये होते जाता है तब वो उनके दिमाग में चेंज आता है, वो हितग्राहियों के दिमाग में चेंज आ रहा है, गाँव में चेंज आ रहा है, वो देखते देखते समझ में आ रहा है। होम स्टे का कॉन्सेप्ट इसीलिए हमने स्टार्ट से नहीं किया। हमने पहले टूरिस्ट वहाँ पहुँचने लगे, गांव घूमने लगे, जब उनको पता चला कि टूरिस्ट की मानसिकता ये है कि वो परंपराओं को समझना चाहते हैं, कल्चर देखना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसका साइंस समझना चाहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आया। फिर बोले कि इनको ये बेयर मिनिमम चीज़ चाहिए। तो गांव में ये बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ग्राम पंचायत डिसाइड करता है कि किसके घर में होम स्टे होना है। जी, बहुत, ये तो है, मैंने ये देखा है। और हम लोगों को लगता है कि आज के ज़माने में कौन अपने मुखिया की या गुनिया की मानता होगा, लेकिन आदिवासी समुदाय में ये बातें बहुत मैटर करती हैं। और ये शायद हमको
एक पत्रकार के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे ये समझने की ज़रूरत है ना। मैं भोलाराम जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो एक तरह से ब्रिज है आदिवासियों के बीच में और प्रशासन के बीच में, या उन लोगों के बीच में जो बाहर से आते हैं। आप आजीविका को लेकर काम करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का राइट मिला हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, है ना। वो जंगल से जो भी चीज़ें चाहें खरीद इकट्ठा कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और मैंने सुना है कि जगदलपुर में बहुत बड़ी इमली की मंडी है जी। आज ही मुझे किसी ने सुबह बताया, तो जब इमली का सीज़न आएगा तो कभी आएंगे, देखेंगे इमली मंडी भी। लेकिन जब आप आजीविका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या समझ में आती है कि आदिवासी को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल सके, मतलब एक स्थायी समाधान हो जाए उसकी आजीविका के, जो कह रहे थे ना जीत अभी के माइग्रेशन ना हो बल्कि रिवर्स माइग्रेशन हो, ऐसा हो जो सीजनल माइग्रेशन होता है वो रुक जाए, तरक्की के लिए जाए, बेहतर भविष्य के लिए जाए, लेकिन रोटी के लिए उसको बाहर ना जाना पड़े। क्या सबसे बड़ी चुनौती आप देखते हैं और क्या किया जा सकता है? जो यहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है इमली, उसका जो सही से प्रोसेसिंग हो और इसका मार्केटिंग के लिए जो एक, जैसे फॉरेस्ट ने वन धन समिति तो बनाए हैं, लेकिन उस चीज़ों की जो अपने जो लोगों को पूरा अच्छे से ट्रेनिंग हो और उसको ना हम प्रोसेसिंग पार्ट को अच्छे से समझे, और जहां हमको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उस प्रोसेसिंग पार्ट में उसको कम किया जाए, और इस चीज़ों को हमको लोगों को बताया जाए कि ये इमली आप इतने संगठित कर रहे हैं और ये आपका उस जगह पे जा रहा है और उस जगह का रेट ये है। यहाँ मुझे नहीं, मैं आप माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको टोक दिया। आपने कहा फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, है ना, और दूसरी बात कि आदिवासी को पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट का दाम क्या है। तो यहाँ पर इमली मंडी है इतनी बड़ी, है ना, और जगदलपुर में अगर मैं सही हूँ तो फूड प्रोसेसिंग पार्क भी एक बना है ना, तो है ना। अच्छा, बाउंड्री वॉल ही बनी है अभी? हाँ, मतलब ऐसे कुछ मैंने नहीं देखा है। जनवरी में उद्घाटन हुआ था उसका, केंद्र सरकार का ट्राइफेड का एक सेंटर बना हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन चालू नहीं हुए अभी। लेकिन ऐसा नहीं था कि 3 महीने के भीतर वो काम करना शुरू कर देगा? अच्छा, कल जाके सुबह देखते हैं, आपने एक स्टोरी तो हर योजना 15 लाख होती है। ये बस्तर हर योजना 15 लाख। आप मतलब पॉलिटिकल हो रहे हैं अब, हैं? नहीं मतलब मेरे जुबान पे आ गया क्या? नहीं, ठीक है। पत्रकार अगर नहीं होंगे, ये बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भोलाराम जी मुझे ये बताइए कि जो इतनी, मान लीजिए इमली, जंगल से इतनी इमली जमा करते हैं आदिवासी, तो क्या वो व्यवस्था अभी भी नहीं बनी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके दाम भी बढ़ाए गए हैं, तो क्या है अनुभव आपका, बताइए। इसमें इमली के लिए जैसे ना, मैं पिछले लॉकडाउन के समय ना वन धन समिति का बहुत सक्रिय रूप से ये हो रहा है बोल के सारी चीज़ बातें हो रही थी। हाँ। लेकिन तो फिर भी जो गांव स्तर पे जो मार्केट में, जो लोकल मार्केट में जाते हैं, वह कोचिया ही अपना कांटा लगा के वो उनसे ले रहे हैं। जो कोचिया माने मिडलमैन जो होते हैं, कोचिया जो, हाँ। वही लेते हैं और वही अपना ना फिर अपना स्टोर करते हैं एक जगह ले जाके, फिर उसको उसी ग्रामीणों के पास उसका फोड़ाई करने के लिए ले जाते हैं। पर केजी उसका कुछ रेट ऐसी ये होती है, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे मतलब देते हैं, उसका वो देते हैं, वेजेस देते हैं, और उसका फिर उचित जो मूल्य की जो पैकेजिंग करके जो मार्केटिंग के लिए जो अपना दूसरे जगह वो करते हैं, वो अपना पूरा चीज़ यहाँ का माल का जो रेट है और जो उनको जो हितग्राही है, जो उस गांव वाले को जो मिलना चाहिए, उस समूह के जिसका उत्पादक उसका संपत्ति है, तो उसका मालिक वो है, तो उसको रेट मिलना चाहिए उस चीज़ों का। लेकिन वो रेट उनको न मिल के इसके जो बीच वाला व्यक्ति पूरा चीज को ले लेता है इसमें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तो ये हो रहा है, उन लोगों का जो उत्पादक उनके घर घर से सारी चीज लेने के बाद। महत्वपूर्ण बात कही है रानू जी इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा होता है ना कि डेविल्स एडवोकेट, और पत्रकार तो उसके लिए जाने ही जाते हैं तो पता नहीं हमें कितना ही पत्रकार मानते हैं लोग, लेकिन हमें तो अपने बारे में ये गलतफहमी है। जब हम लोग बात करते हैं बिचौलियों की, मिडल मैन की, कि आदिवासियों से जाके जो छोटे व्यापारी हैं, उनके आड़ती हैं, वो जाके लोकल मार्केट में ख़रीद लेते हैं, और मैं देखता हूँ कि कई टन सामान जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासी सर पे कितना ही सामान लेके आता होगा, लेकिन मैंने आरकू वैली में देखा, यहाँ भी देखा आपके नानपुर के हाट में,
कि मतलब ट्रक के ट्रक लद के जाते हैं जो आदिवासी सामान लेकर आते हैं। अगर मिडल मैन ना हो तो क्या आदिवासी को लोन मिल सकता है बैंक से, जो जिसको आप संस्थागत ऋण का सुविधा कहते हैं? क्या बाज़ार में उसकी उतनी एक्सेस है कि वो अपनी इमली, अपना जो चिरौंजी या आंवला जो भी जमा करता है, कांदा, उसको सरकार खरीद सकती है? मिडलमैन को गाली देना इजी है, लेकिन आदिवासी अगर मिडलमैन के पास जाता है आज भी, तो वो एक तरह से उनका बैंक वही है, उनका एटीएम वही है। ये जो मिडिल मैन है और जो सरकार के लोग, जो सरकार, इनके बीच एक अलिखित एक वो होता है एग्रीमेंट, और ये पूरा सिस्टम सेटअप है पूरा। मतलब ये सारी चीजें सिस्टमेटिक बनाई गई हैं कि आप होंगे जो आदिवासियों के लिए क्रय विक्रय का केंद्र आसान करेंगे, और हम आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता ऐसा बनाएंगे ताकि जो आप जो सामान खरीदेंगे वो आपको अच्छे रेट में सरकार तक पहुंच जाए, अपने इस तक का व्यापार कर पाएं। सरकार की गलती है। अगर आप थोड़ा सा समय दें तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, करिए कि जिज्ञासा जो मैंने शांत की तब मुझे समझ में आया। हाँ जी। कि दोरनापाल में एक बार मैं देखा, एक खबर छपी कि एक आदिवासी पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ की डेथ होने के बाद उसे खटिया पे बारिश में लेकर जा रहे हैं, स्वाभाविक मौत थी उसकी। तो खबर छपी, तो हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे गुरु भी हैं पत्रकारिता के, रितेश मिश्रा जी, हिंदुस्तान टाइम्स में। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ कि किसी के घर में एक स्वाभाविक मौत होती है बुजुर्ग की, अब उनको जानकारी नहीं है कि उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था मिल सकती है, और वो खटिया में लेके चले जा रहे हैं, इसमें सरकार दोषी कहाँ है? भाई सरकार ने तो एम्बुलेंस रखा है, और ऐसा भी नहीं कि दुर्घटना हुई सबको पता चला, किसी के घर में स्वाभाविक मौत हो गई बुजुर्ग की। तो बोले अगर एक आखिरी आदमी को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है तो सरकार दोषी है। जी बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, तो मैंने वहाँ से समझा जी, मतलब मैंने अपनी समझ बढ़ाई वहाँ से। ये होना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। अब आप सोचिए कि बस्तर में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, जी की सरकार, वो 25 अगर आप जी ना लगाते तो वो बुरा मानते। नहीं, मैं इनको देखते जी इतने दूर को देखा तो मैं तो नहीं, रिस्पेक्टेड है हमारे सीएम जी। तो उन्होंने 2500 से 4000 रुपये कर दिया तेंदू पत्ता जी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जानकारी में पहली दफे हुआ कि सुकमा जिले के कुर्रा में आदिवासियों ने, तुमको शायद पता हो, उन्होंने तेंदू पत्ता सड़क पे फेंक दिया, कोई खरीद नहीं रहा। आपने 2500 रुपये में कितना कर दिया? 4000। ये आपके हर मंच पे आपने इसको ठीक ठीक से बताया कि हम आदिवासियों के हित ऐसी है जो 2500 रुपये से बढ़ा के 4000 रुपये किए। 15 साल में भाजपा ने नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, पहली दफे आपकी सरकार में ऐसा हुआ कि तेंदू पत्ता जब आदिवासी तोड़ता है क्यों हुआ, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं, किसी ने खरीदा नहीं। जो वन धन जो फॉरेस्ट के लोग हैं, पता नहीं उनका सेटअप नहीं जमा पाया या जमा नहीं, या जो बाहर से ठेकेदार आते हैं वो नहीं खरीदे, जो भी उनका सिस्टम है, लेकिन कुल जमा ये है। रानू जी पता नहीं, मतलब इस खबर को मैं तो वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि एक सीरियस बात आप कह रहे हैं, और मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, क्योंकि चुनाव है छत्तीसगढ़ में अगले साल। कितने ऐसे किसान होंगे, कितनी ऐसी क्वांटिटी होगी, कितने ऐसे आदिवासी किसान थे जिन्होंने तेंदू पत्ता फेंका सड़क पे, और कितनी क्वांटिटी फेंकी गई? देखिए, वो आंकड़ों में तो नहीं आंकड़ों मतलब क्या बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि मैं चाहे 4 आदमी ने भी फेंका, नहीं फेंकना चाहिए, सबका खरीदा जाना चाहिए, लेकिन क्या बहुत बड़े स्तर पर ऐसा विरोध हुआ? विरोध तो बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ, फेंका इसलिए गया क्योंकि उन्होंने तोड़ा था जी, और कोई खरीदार नहीं था, तो उन्होंने नाराजगी में फेंक दिया जी। ठीक। और दिक्कत यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि तेंदू पत्ता जब एक आदिवासी तोड़ता है जी, तो उसका पेशाब सूख जाता है। नहीं, वो मुझे आइडिया, तो इसलिए उनको इस बात की तकलीफ थी क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार हुआ। आज ही की बात बता रहा हूँ, मैं अभी राज्योत्सव में गया हुआ था जी, तो मैं जगदलपुर का हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि हमारे जगदलपुर में काजू कतली बन रही है। हाँ, महिलाएं बना रही है, वो महिला जो आमट, तेज और दाल बोबो के नाम से फेमस होती है, मतलब लोग बोलते हैं बस्तर बाजार में जाना तो दाल बोबो जरूर। हाँ जी 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 जी। तो वो महिलाएं क्या बना रही है? काजू कतली।
और मैंने राज्योत्सव देखा, वन विभाग पीठ ठोक ठोक के दिखा रहा था पूरे छत्तीसगढ़ को। मैंने जाकर उन महिलाओं से मुलाकात की, काजू कतली बन रहा है, बखाउन की क्षेत्र में काजू की पैदावार ज्यादा है उस ओर से, और काजू यही बस्तर का काजू है और एकदम शुद्ध काजू कतली बनती है। बाजार में मिलावटी काजू कतली 900 रुपये किलो है और वो 700 रुपये में बेचते हैं शुद्ध, और गुड़ का भी है जिसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। लेकिन इतना सब मेहनत करने के बावजूद उनको कितना मिल रहा है? 6,000 रुपये महीने। और सरकार इस पर नहीं सोच रही है कि जब शहर में सभी दुकानों में मिलावटी काजू कतली हाथों हाथ बिक जा रहे 900 रुपये में, तो हम कुछ ऐसा करें कि इनकी बिक्री बढ़ जाए। आज उन्होंने दीपावली पे जो 28 किलो काजू कतली बनाया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि रानू जो कह रहे हैं, सरकार चाहे तो इसे आलोचना के तौर पर ले ले, पत्रकार को इसमें खुशी ही होती है कि अगर आप उसकी बात को आलोचना के तौर पर लें। सरकार चाहे तो इसे एक फीडबैक के तौर पर भी ले सकती है और अपनी गलतियों को सुधार सकती है और उन महिलाओं को फिर से वो अवसर दे सकती है जिन्होंने काजू कतली बनानी छोड़ दी है। काजू कतली मेरी फेवरेट मिठाई है और बहुत लोगों की फेवरेट मिठाई है। इतना अच्छा काम अगर शुरू हुआ है और यहाँ काजू का प्लांटेशन हुआ, उत्पादन हुआ है, तो ये क्यों बंद हुआ, इसकी जवाबदेही क्या हो? मैं थोड़ा सा शुरू हो थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। बंद नहीं हुआ जी, ऑर्डर ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं, मतलब वो अभी भी है, क्योंकि ऑर्डर इसलिए नहीं है शायद कि आपने उस तरह से पॉपुलराइज नहीं किया। हाँ, एक छोटा मतलब आप सोचो जी, आप खुद सोचो कि अगर आपको पता चले कि एकदम शुद्ध काजू कतली 700 रुपए में मिल रही है, तो आप 900 रुपए में खरीदने जाएंगे क्या मिलावटी? आप नहीं जाएंगे, मैं खुद नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। और अगर आपको पता चले इस पे गुड़ का भी टेस्ट मिल रहा है, तो आप और उसे और बिल्कुल, अगर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है जो अच्छा है, तो ऐसे सारे वनोपज के साथ मैंने तेंदू का पत्ता और जो काजू कतली सिर्फ उदाहरण के तौर पे बताया जी कि आदिवासी मतलब बस्तर जो जीत ने शुरुआत किया था कि पूरा जंगल है, तो जंगल जो है सोना से भरा हुआ है, क्योंकि तेंदू पत्ता को तो सोना पत्ता कहा जाता है, महुए को आप मोती से तुलनात्मक कर सकते हैं जी। तो हर चीज कोई ना कोई रत्न है बस्तर जी, हर चीज रत्न है, चाहे जमीन के ऊपर देखें, जमीन के नीचे देखें, नीचे लोहा है, कोलम्बाइट है और टीन है, कहीं तो सोना भी निकल जाता है, कहीं कुछ मतलब सारे नीचे आपको इतने खनिज हैं और ऊपर भी तेंदू पत्ता हरा सोना है और महुए मतलब आच्छादित है, सारी चीजें लबालब भरी हुई है और आदिवासी इसलिए अमीर है। लेकिन उस अमीर आदिवासी को आपको बताना तो पड़ेगा कि आपके पास इतनी धन संपदा है, तो उसका आपको यूटिलाइज कैसे करना है और सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार बिचौलियों के बीच में डाल देती है और अब आप सोचिए कि तेंदू पत्ता के ठेकेदार जो है 40-40 लाख की गाड़ी में आते हैं और तेंदू पत्ता तोड़ने वाला एक लंगोटी मार के पैदल ही आता है बेचने, दिन भर धूप पर 2500 से आप कम से कम उसकी मेहनत का पैसा उसे मिलता है। हाँ, मतलब क्यों नहीं, मतलब और एक शानदार चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को पता चला बीजापुर में, इसको तो जरूर बताना चाहिए मुझे लगता है। प्लीज प्लीज, जब खुल गई है बात तो हर बात खुल जाने दो। जी जी जी, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, दिल्ली तक तो जाएगी। बीजापुर की बात है, दिल्ली तक तो जानी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं ऐसी बैठा हुआ था बीजापुर में, बात चल रही थी किसी तेंदू पत्ता ठेकेदार से, तो बातचीत होते होते बातें खुली तो मुझे पता चला कि सरकार बीजेपी की थी उस समय, कांग्रेस अपने ऊपर ना ले से, बीजेपी की सरकार थी और बोनस दिया जाता था तेंदू पत्ता का आदिवासियों को। बीजापुर के बहुत अंदर के गांव के जो लोग हैं, वो लोग तेंदू पत्ता का जो चेक मिलता था बोनस का, आपके लिए बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी दे रहा हूँ, को चेक फाड़ दिया करते थे, चेक फाड़ देते थे जी। क्यों फाड़ देते थे? क्योंकि उनको पैदल आना पड़ता था अपने घर से बीजापुर में एक बैंक था SBI का, छोटा सा ब्रांच था, और जब लगातार सभी बोनस वाले चेक आते थे तो बैंक के लिए ओवरलोड हो जाता था। तो बैंक वाले बोलते थे भैया तेंदू पत्ता ठेके जो जितने हैं चेक वाले वो एक साइड हो जाए, अपना चेक यहाँ रख दे, आप इंतजार करें, पहले रेगुलर कस्टमर निपटाए जाएंगे। और उसके बाद में कई बार वो घर के बर्तन और चावल लेके आते थे, क्योंकि उनको पता आज नहीं कल हो पाएगा काम। रात भर बीजापुर में रुकते थे, दूसरे दिन उनका चेक जो है कैश होता था, पैसा लेकर जब वो वापस लौटते थे तो रास्ते में कैंप के लोग उनसे रोककर पूछताछ करते थे कि पैसा कहाँ से लाए, मतलब ये इतना पैसा कहाँ से लिया, तो बताते थे बोनस का, बोलते थे नहीं नक्सलियों का पैसा, शक के दायरे में आ जाते थे। तो भैया कौन ऐसा चेक कैश कराए जो आफत की चाबी हो, कि मतलब आप एक दिन पैदल जाएं, रात भर रुके, दूसरे दिन पैसा लेके आए, कहीं शक के दायरे में आ जाए तो 4 झापड़ भी खाएं, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं, आपने इतने पैसे लाए कहाँ से। तो कई दफे उन्होंने चेक फाड़ दिया। नहीं, ये बात आपकी बहुत चौंकाने वाली बात, हाँ, चौंकाने वाली। और जैसे मैंने कहा कि
इस तरह की खबरें रानू, अगर यहाँ रानू और उनके जैसे लोग बस्तर या उन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में रिपोर्टिंग ना करें तो हम तक और आप तक कभी ना पहुँचें। ऐसे पत्रकारों को सलाम करना चाहिए। ये इनका बड़प्पन है कि ये कहते हैं कि बहुत आसान है आदिवासी इलाकों से रिपोर्टिंग करना, लेकिन मेरा अपना जो जितना सीमित अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल आसान काम नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार चाहे तो इन पत्रकारों की खबरों को आलोचना के तौर पे ले सकती है और चाहे तो फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल करके हालात को सुधार सकती है। बहुत सारी बातें हैं और इतना खूबसूरत मौसम है, इतना अच्छा सा यहाँ पर माहौल बना हुआ और खूब बढ़िया बातें हो रही हैं, लेकिन अब इस अड्डे को ख़त्म करना पड़ेगा इस बात के साथ कि जगदलपुर नहीं पूरा बस्तर नहीं पूरा आदिवासी भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। और लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ अच्छी योजनाएं बने, ईमानदारी के साथ बने, अच्छी नीयत के साथ बने, बल्कि आदिवासी भारत में अगर आपको कोई भी काम करना है तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत सारे कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप उन लोगों के बीच में काम करने जा रहे हैं जो अभी भी उस तरह से मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज से जुड़े नहीं हैं। एक झिझक है मिलने में और कुछ बहुत ऐसा हमने नहीं किया है जिससे कि वो हमारे ऊपर इतना भरोसा करें कि जाते ही वो हमारे लिए अपना घर और गांव खोल दें। तो जो भरोसा जीतने की बात है उसके लिए धैर्य है, जो तीनों लोगों ने हमारे कहा, तीनों पैनलिस्ट जो हैं, पैनलिस्ट कहना क्या, हमारे जो दोस्त हैं आज शाम जिनके साथ बीती। तो दोस्तों मैं भी भारत का ये सफ़र कुछ दिन और चलेगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में और जल्दी ही लौटते हैं दिल्ली और इन कहानियों का सिलसिला आपके सामने शुरू होगा। मैं भी भारत को देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि हम जो कहानियाँ लेकर आ रहे हैं उनसे आपको आदिवासियों को समझने में कुछ आसानी ज़रूर होती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, है ना।